हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास संविधान की है और ये क्लास जो है सीटेट 2022 के लिए है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग संविधान का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सीटेट 2022 में जो है सीटेट 2022 में नहीं, सीटेट के जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन होता है ईवीएस वाला, ठीक है, ईवीएस वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको संविधान के क्वेश्चन, जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा भी सकते हैं, 4-5 तक भी उनकी संख्या जा सकती है। 30 क्वेश्चन होते हैं ना ईवीएस में, तो उसमें कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सब पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप भारतीय संविधान का निर्माण हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है सन 1985 में, यहाँ सर नहीं, 19 सन कर लेना। ठीक है, सन 1985 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सन 1985 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। अगर पूछा जाए कि स्वराज विधेयक का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि स्वराज विधेयक का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखना किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, और कब, 1985 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी और 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, तो 1922 में जो है गांधी जी ने, और 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। किससे मांग की? अंग्रेजों से मांग की। ठीक है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे मांग की कि हमें संविधान सभा का निर्माण करने दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना संविधान खुद बनाएं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1922 में किसने, ठीक है, और 1934 में किसने। 1934 में जवाहरलाल नेहरू का नाम, और 1922 के लिए महात्मा गांधी जी का नाम, और फिर ये 1985 जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। ये तीन पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्ताव के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान हेतु, ठीक है ना, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 को भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज मान गए थे कि हाँ ठीक है, संविधान सभा का गठन कर लो। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, ध्यान रखना 389, ठीक है, 389 और निर्धारित की गई थी, और इसमें जिसमें ब्रिटिश भारत प्रांत से जो है 269 और देसी रियासतों से 93। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत प्रांत से 269 और देसी रियासतों से 93 थे। पूछ सकते हैं कि देसी रियासतों से कितने सदस्य प्रतिनिधि थे। ठीक है, कितने सदस्य प्रतिनिधि थे ये पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति के आधार पर चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, सब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य, ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना, 11 दिसंबर 1946। फिर अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, ये डेट बिल्कुल ध्यान रखना, एकदम लिख लो कहीं पे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 1946
को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो है मिसप्रिंट है, मतलब मिसप्रिंट क्या टाइप करने में हो गया है, यहाँ पे उद्देश्य का लिख लेना, ठीक है ना, उद्देश्य का, एक सेकेंड, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से उद्देश्य का लिख लीजिए, इस तरह से उद्देश्य का, ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव। तो ये जो लिखा है ना, कहाँ गया, ये कि स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है। तो जो भी पीछे बताया ना उद्देश्य का प्रस्ताव, उस तरह लिखना है, उद्देश्य का प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष रखा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष रखा। इसे संविधान सभा ने 22 दिसंबर 1946, ठीक है, इसे संविधान सभा ने 22 दिसंबर 1946 को 1947 को स्वीकार किया। तो इसे जो है कब स्वीकार किया गया, 22 दिसंबर 1947 को, ठीक है। 1946 में रखा था, फिर जो है 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का जनक, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण हुआ था। तो जो भारतीय संविधान का प्रारूप था, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भारतीय संविधान, है ना, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बताया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, ठीक है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन अगर पूछा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो उसकी तारीख ध्यान रखना कि जो संविधान सभा है उसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है संविधान सभा के सलाहकार, ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। तो ये कभी पूछा है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो सर बेनेगल नरसिंह राव का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों ये इंपॉर्टेंट हैं, सब ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें नोट करी गई हैं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ने के लिए, पॉलिटी के लिए बहुत बड़ी बुक हो जाएगी अगर देखा जाए तो, है ना। तो उनमें सब चीज़ें तो नहीं पढ़नी है सीटेट के लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ के जाना है। फिर अगला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन तथा संसद से संबंधित उपबंध लागू कर दिए गए थे। तो जब संविधान का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन तथा संसद से संबंधित उपबंध लागू किए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू किया गया वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो बाकी बची हुई चीज़ थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी, है ना, जो बाकी बची हुई चीज़ें थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी थी। इस दिन जो है भारत गणतंत्र बना था। तो ध्यान रखना कि भारत गणतंत्र कब बना था, उसमें ये डेट भी देंगे, ठीक है, ये डेट भी देंगे, लेकिन ये डेट नहीं होगी सही, क्योंकि इस दिन थोड़ा ही संविधान जो है, थोड़ी जैसे नागरिकता, निर्वाचन और संसद से कुछ संबंधित कुछ उपबंध लागू किए गए थे। बाकी बचा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन भारत जो है वो गणतंत्र बना था, ठीक है। अगला पॉइंट है, मूल भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त, ठीक है, प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ। ये चीज़ ध्यान रखना कि मूल भारतीय संविधान में क्या क्या था, प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल ध्यान रखना कितने थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, यही पूछा जाता है कितने आर्टिकल थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है। वहाँ पे कभी कर देंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, है ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 8 अनुसूचियाँ ध्यान रखना। देखो अगला पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 को हुआ। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई 1946 को, ठीक है, जुलाई 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, नोट करते चलिए। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्गीय मताधिकार, ठीक है, वर्गीय मताधिकार अगर पूछा जाए किसके आधार पर किया गया था, तो वर्गीय मताधिकार, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आ जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी वहाँ पे, तो इसको ज़रूर लिख लेना, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
प्रतिनिधि थे। मतलब कि अब जैसे क्या होता है कि चुनाव जो है लोकसभा के लिए है ना, डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जनता चुनती है। लेकिन जब पहली बार संविधान सभा का चुनाव किया गया तो वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ठीक है, इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान रखना कि संविधान सभा जो थी वो जनता द्वारा थी, लेकिन वो कैसी थी, अप्रत्यक्ष रूप से। जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था। ठीक है, जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के फिर सदस्य निर्वाचित कैसे हुए, तो संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतों की जो विधानसभाएं थी ना, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ठीक है, जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तब जाके संविधान सभा बनी थी। फिर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा में जो है किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद रियासत ने। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद रियासत का नाम ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को किया गया। ठीक है, तो अंतरिम सरकार मतलब वो सरकार बनने से पहले वाली सरकार जो थी, है ना, सरकार बनने से जो पहले वाली सरकार थी, है ना, कुछ समय के लिए बनी थी, उसको अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग जो है अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग जो है वो अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई। देखो यहाँ ध्यान दो, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, सितंबर में, और ये कब आ रही है, अक्टूबर में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि कभी किसी एग्जाम में आ सकता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष व सदस्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को। ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। और इसमें मेंबर लिख लीजिएगा, इसमें 9 मेंबर थे। ठीक है, 9 सदस्य थे। जो ये समिति है इसमें 9 सदस्य थे। ठीक, फिर अगला है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और इसमें मेंबर की अगर बात करें तो इसमें मेंबर जो थे वो 54 थे, 54 मेंबर थे। ठीक है, इसमें 54 मेंबर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। अगली इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख के आ जाए ना ड्राफ्ट कमेटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी सकता है। ड्राफ्ट कमेटी, तो ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर साहब, मतलब कि जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। और जो प्रारूप समिति थी ना उसका डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रारूप समिति का डेट पूछ लेते हैं कभी कभी, तो प्रारूप समिति की डेट ध्यान रखना। इसकी डेट है 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947 BR अम्बेडकर इसके सदस्य हेड थे। और सदस्य का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें N गोपाल स्वामी अयंगार थे, और दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे KM मुंशी, चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये इन 4 लोग के नाम जो है वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 15 अगस्त 1947 से 26 जून 1950 तक भारत संघ के, ये संकेत नहीं होगा, भारत संघ के, ठीक है, संघ बना था ना भारत संघ के पहले विधि मंत्री थे। भारत संघ के पहले विधि मंत्री थे। तो पूछा है कि भारत संघ के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कानून बनाने में काम किया था। ठीक है, तो और ये डेट भी ध्यान रखना है ना, डेट भी ध्यान रखना ही कब से कब तक थे। देखो 15 अगस्त 1947 तो याद रहेगी, बस तुम्हें जिस दिन मतलब कि कब
ये कब से थे ये तो याद रहेगा आपके, 15 अगस्त 1947, ये डेट तो सबको याद रहेगी। ठीक है, कब तक थे ये बस ये ध्यान रखना, 26 जून 1950 तक। ठीक है, 26 जून 1950 तक। और भारत के नीति निर्देशक तत्व जो थे सर तेजमुख बहादुर सुप्रू समिति ने तैयार किए थे। अगर पूछा जाए कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं ना डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी जो थे वो किस समिति के तैयार किए थे, तो तेज बहादुर सुप्रू समिति ने तैयार किए थे। ये इनका नाम ध्यान रखना, तेज बहादुर सुप्रू समिति। ठीक है, सप्रू समिति, सॉरी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू समिति। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। अब आगे देखिए, अब ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, राष्ट्रीय प्रतीक देखो है सरल काफ़ी चीज़ें, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना एग्ज़ाम टाइम में एकदम कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक बार इन चीज़ों को भी रिवाइज़ कर लीजिए, जो सरल चीज़ें उनको भी रिवाइज़ करके जाइए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा। ठीक है, तिरंगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है राज चिन्ह। राज चिन्ह क्या है, राज चिन्ह है जो सारनाथ का अशोक चिन्ह है उसको कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ का अशोक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पूछ लेंगे कि राज चिन्ह कब जो है अंगीकृत किया गया, तो उसको ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को। देखो अशोक का, सारनाथ का अशोक ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन डेट अगर पूछेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए डेट ध्यान रखना। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी तो डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 24 जनवरी 1950 को। डेट ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया था। ठीक है, तो कब गाया गया था पहली बार, तो ये ध्यान रखना कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ठीक है, ये मैं अंतर बताने जा रहा था कि इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में, तो राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है। ठीक है, और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दोनों बहुत हैं, और इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना कि जो जनगण मन है वो राष्ट्रगान है, और किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो वंदे मातरम है वो क्या है, राष्ट्रगीत है, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनगण मन, और जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, शक संवत 365, इसको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका ये जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रिस और लिनायस, ये नाम ध्यान रखना, कभी पूछ ही ले, है ना। वैज्ञानिक नाम राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसका जो है वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी काफ़ी। ठीक है, और इनका जो है आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, या फिर नोट कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये इतनी लंबी लंबी जो लाइनें लिखी हैं ये थोड़ी आपको याद करनी है। मतलब पेपर में बस रिवीजन करते समय छोटे छोटे एक पॉइंट में, अभी इतना बड़ा जितना ये सब कुछ लिखा हुआ है ये सारा एक छोटे से पन्ने में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालिए भारतीय संविधान का निर्माण, और उसमें बस एक एक पॉइंट में जो है लिख लीजिए, कम से कम 10 पॉइंट में सारा चीज़ें, बस छोटी छोटी एकदम नानी नानी। ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके इस तरह जो है लिख लिया करिए। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। और इससे पहले जो है हरित गृह प्रभाव मैंने कराने को बोला था, तो हरित गृह प्रभाव की वीडियो पड़ी है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव की। ठीक है, और जो मैराथन है, ठीक है, मैराथन जो है
मैराथन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको पक्का जो है 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं मैराथन वीडियो से, एक मैराथन वीडियो देखने से। यहाँ पे मैराथन वीडियो सब सब्जेक्ट की पढ़ी है, मतलब कि हिंदी की पढ़ी है, इंग्लिश की पढ़ी है, ईवीएस की पढ़ी है, मैथ की पढ़ी है, ठीक है, साइंस की पढ़ी है, ठीक है, साइंस की सेकंड पेपर के लिए पढ़ी जो शाम को होगा 6 से 8 वाला, और सीडीपी की पढ़ी है, सीडीपी की पढ़ी है। सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपने सीडीपी अभी तक नहीं पढ़ी है तो सीडीपी पढ़ लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है, कम से कम वीडियो होंगी 40-45 वीडियो हो गई होंगी। मैराथन भी 2-3 पढ़ी हुई है सीडीपी की, ठीक है, तो उनको देखिए और वहाँ से आपकी पूरी सीडीपी कवर हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करिए, कितने सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।